अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट के मैदान से, खेल के मैदान से। और जो सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सीडीए है, उसने 10 क्रिकेट के और 10 फुटबॉल के ग्राउंड नीलाम करने थे, जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई और अदालत से वो रुक गया। इस पर भी आज बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंच चुकी बांग्लादेश, और बांग्लादेश में अब सीरीज़ होनी है और 2 हिस्सों में ये टीम वहाँ पर पहुँची है। और कैप्टन सलमान अली आगा कहते हैं कि भाई हमारे पास 25 खिलाड़ियों का पूल आ गया है, अब इन 25 खिलाड़ियों को हमने लेकर चलना है वर्ल्ड कप तक। सीनियर्स होंगे नहीं होंगे, इस पर भी बात करेंगे। शॉट्स, वैरायटी, एग्रेशन, ये सारा कुछ जो अभी स्किल कैंप लगा और जो कराची में कैंप लगा टीम का, उसमें दिखाया। बाबर ने भी दिखाया, रिजवान ने भी दिखाया, बॉलिंग भी की शाहीन ने, और सारे लड़के बड़े जल्द दिखाई दिए। और कोच अभी बहुत सारी चीज़ों पर खामोश हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा है कि बाबर, रिजवान, शाहीन मुस्तकिल हमारा हिस्सा है, वाइट बॉल के प्लान में भी हैं। और वर्ल्ड कप के हवाले से ज़रा बात करके भी देखेंगे, इस पर भी बात होगी। वेस्ट इंडीज़ 27 रन पर आउट हुई गुज़िश्ता रोज़, इस पर थोड़ी सी बात रह गई थी, हमने कहा आज लाजमी करें। बड़े बड़े अजीम क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज़ के उन्होंने सर जोड़ लिए, हंगामी इजलास बुला लिया वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड ने, और गिरती हुई वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की साख पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया। फैसले भी हुए कुछ, अब देखते हैं कि उस पर कितना अमल होता है, लेकिन चलें, बोर्ड को यह अदराक तो हुआ। इसी तरह से हम ज़रा इंडिया इंग्लैंड की भी बात करेंगे, और फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, जहां से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को बाहर कर दिया गया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से कराची बाहर कर दी गई, और कराची की दोनों टीम्स, एक नहीं दोनों टीम्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से बाहर हो गई। बताया यही है कि जो परफॉर्मेंस देगा वो सेकंड ग्रेड हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी खेले, परफॉर्मेंस दे, और फिर वो टीमें ऊपर आए। फिर ग्रेड 3 भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई। ग्रेड 3 कैसे होगी? जो टीमें ग्रेड 1 में जगह नहीं बनाती, ग्रेड 2 में नहीं बनाती, फिर वो ग्रेड 3 खेलेंगी। डिपार्टमेंटल 40 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स की टीम जो होंगी वो खेलेंगी, लड़कों का पूल बढ़ेगा, अच्छी चीज़ है। लेकिन 8 टीमें ग्रेड 1 और 14 टीमें ग्रेड 2 खेलेंगी। ये 14 में से 12 टीमें वही होंगी जो पिछले साल से खेलती हुई आ रही होंगी, और 2 वो होंगी जिनकी तनज़्ज़ुली होगी ग्रेड 1 से, वो आएंगी और 14 टीमें हो जाएंगी। ये कैसे चलेगा सेटअप? कराची इस पे बड़ी मायूसी का शिकार है। कैसे इस चीज़ों को सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी और क्रिकेट एक्सपर्ट भी देख रहे हैं। अबू बकर बिन तलत बड़े शानदार डायनामिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, और साथ ही साथ मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। मुबीन शाहिद खुद क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, और बड़े अच्छे अच्छे शानदार क्रिकेटर आप इन्हीं की एकेडमी के आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी देखते हैं, PSL में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अबू बकर, पहले ज़रा ग्राउंड्स वाली बात ज़रूरी है। खेल के मैदान वैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, और 10 फुटबॉल और 10 क्रिकेट के मैदान नीलाम कर रहे थे। ये सीडीए क्या वजह है, क्यों कर रहे थे? देखिए असलान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आज हमने एक पिटीशन दायर की थी, तो हमारे साथ साथ ही यहाँ पर लोकल जो PCI के मेंबर भी रहे, सरदार मेहताब, उन्होंने थ्रू आदिल काजी, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से, थ्रू बैरिस्टर उमर गिलानी, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, और ऑनरेबल जज राजा इनाम मिनाज साहब के पास ये लगी। और उसका जो पिटीशन की प्रेस थी वो ये थी असलान भाई कि 10 फुटबॉल के स्टेडियम और 10 क्रिकेट के स्टेडियम जो कि इस्लामाबाद की डिफरेंट सेक्टर्स से, डिफरेंट लोकेलिटीज में वाक़ हैं, जहां पर आम लोग जो है वो खेलने के लिए, शाम को मिडिल क्लास या वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो खेलने के लिए जाते हैं, उनको एक ऑप्शन के थ्रू जो कि 18 जुलाई को होनी थी, और जिसकी जो बेस प्राइस है वो 50 लाख रखी गई थी, उसमें इन्होंने आउटसोर्स करने का एक ऐड दिया। और ये 5 साल के लिए इनिशियली और एक्सटेंडेबल टू नेक्स्ट 5 ईयर्स एज वेल, तकरीबन 10 साल का ये एक प्लान था। और अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो इसका ये मतलब है कि ये एक इब्तदा थी। शुरू में 20 ग्राउंड में आम बंदा, मिडिल क्लास फैमिली और उनके बच्चे जो है वो खेल नहीं सकते थे। ये वही एक मॉडल है जिसमें जब वो एक ठेकेदार या प्राइवेट कंपनी जब करोड़ों रुपए खर्च करेगी, तो वो मुझे और आपको और हमारे जो रेजिडेंट्स है वहां पर फैसिलिटेट करेगी। तो इसके खिलाफ हमने एक पिटीशन फाइल की, जिसमें ऑनरेबल जज ने इंटरम स्टे दिया, और साथ ही साथ सीडीओ को ये नोटिस किया कि जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आता, इस ऑप्शन को अपहेल्ड करें, और उस टाइम तक ये ऑप्शन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छा और बड़े टाइमली किया आप लोगों ने अबू बकर, और ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है कि आप खेल के मैदान आबाद रहने दें। उन पे भी पैसे लग जाएंगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, ख़त्म हो जाएगी गेम। पहले ही बच्चे मोबाइल्स में इतने बिजी हो गए। मुबीन, खेल के मैदान, आप खुद भी एक बड़ा शानदार क्रिकेट क्लब और अकेडमी रन कर रहे हैं,
खेल के मैदान प्राइवेटाइज होना शुरू हो गए तो आपको तो खेल के लिए तरसना पड़ जाएगा, क्रिकेटर्स को भी, क्लब ऑनर्स को भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये असलाम भी इसके दो मैं इसको ना जरा डिफरेंट वे से देखता हूँ, और मेरे ख्याल में इसके दो जो है ना वो पहलू हैं इस चीज के। एक तो ये देखना होगा कि सीडीए अगर वो ग्राउंड्स को खुद रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से पिछले काफी टाइम में हमने देखा है कि जो इस्लामाबाद के ग्राउंड्स थे उसमें काफी इस तरह जो अच्छे अच्छे ग्राउंड्स थे, जिसमें भुट्टो ग्राउंड था, डायमंड ग्राउंड था, नेशनल ग्राउंड था, तो इनकी जो मेंटेनेंस थी वैसी नहीं हो पा रही थी। सीडीए के तमाम जो ग्राउंड हैं या तो वो सारे पब्लिकली सबके लिए क्रिकेटर्स के लिए हों, जो कि नहीं है अभी इस टाइम पे। फिर अगर सीडीए उसको ऑक्शन करने जा रहा था तो हमने जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची उसमें नेट्स थे, उसमें क्लब्स के लिए थे, एकेडमीज के लिए भी थे, आके बिड करें। अब मेरे ख्याल से अब इस चीज को अगर सीडीए देना भी चाहती है तो अच्छे क्लब्स को जो है वो पीसीबी से मुशावरत करके जो भी मेरिट पे जो प्रोफाइल के हिसाब से जाके अप्लाई करे उनको एटलीस्ट नेट्स मिले। एट द मोमेंट मेरे ख्याल से वहाँ पे जो क्लब्स हैं वो अपने तौर पे प्रैक्टिस करते हैं, लड़के अपने तौर पे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे खातर खा जो क्रिकेट का वो फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से सिस्टम इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए, या तो क्लब्स को देना चाहिए और फिर अगर नहीं दे रहे आप क्लब को तो फिर सीडीए खुद से उसको लेके चले और वहाँ पे जो तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए और क्लब्स के लिए इक्वली जो है उस चीज को अवेलेबल करे। अबू बकर, इत्तलात ये हैं जो कि मिल भी रही हैं कि कुछ ग्राउंड्स हैं जो प्राइवेट तौर पर कुछ लोगों ने मेंटेन किए, बड़ी ख़राब हालत में थे, उनको मेंटेन किया, उनको रन कर रहे हैं, वो भी नीलामी का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें बिल्कुल से ग्राउंड भी शामिल थे रूरल एरियाज से। अगर मैं स्पेसिफिकली उनका नाम लूं, जिसमें बाराको का एक ग्राउंड शामिल था, बनीगाला का ग्राउंड शामिल था। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बाराको के ग्राउंड की बात की जाए तो प्राइवेट कैपेसिटी में लोगों ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड अप किया, वहां के लोकल जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पैसे खर्च किए। तो ऐसे ग्राउंड्स भी शामिल हैं जो सीडीए की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। और मेनली अगर बात देखी जाए तो ये एमसीआई का प्रोग्रेटिव था, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको प्राइवेटाइज करने का इख्तियार ही नहीं रखती। हम भी बिल्कुल इसमें सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ अरसलान भाई, ऑन एंड ऑफ हम आपके प्रोग्राम से ये बात करते रहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? टीओआर ऐसे होने चाहिए कि अगर आप किसी एक क्लब को या एक स्पेसिफिक किसी भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो उनके साथ ऐसे टीओआर होने चाहिए कि इन टाइम्स पे पब्लिक भी आके उस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है। ये पॉसिबल नहीं है कि बेशक एक आप किसी क्लब को दे दें और उसके बाद उस क्लब की इजारादारी वहां पर कायम हो जाएगी, उस क्लब के जो बच्चे होंगे सिर्फ वही वहां खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान अगर उठा के देखा जाए तो ये एमसीआई की 2016 के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्टर्स में जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उसको अपग्रेड करे, इस काबिल बनाए कि वहां के सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, एथलीट्स हैं, उनको फैसिलिटी मिले। अब अगर वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं तो जिस तरह कहते हैं टू रॉन्ग्स वोंट मेक वन राइट, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसको सिंगल ऑन कैपेसिटी में ऑप्शन करके प्राइवेट ठेकेदारों को दे दें, जिसकी 2-3 एग्जांपल्स ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब क्या कितने लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि 10-10, 15-15 हजार पर मंथ पर बच्चा देकर वो वहां पर इस फैसिलिटी को अवेल करें? शायद ये इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती। अच्छा अबू बकर, आपने बड़ा टाइमली इसको चैलेंज किया, क्या कोई ऐसा फ़र्क आप देख रहे हैं कि इससे पड़ जाएगा? क्या नीलामी रुकेगी, और अगर रुकेगी तो क्या सीडीए उसको मेंटेन करेगा? ये खुद में बड़ा सवाल है। कल को ये मेंटेन नहीं करते अगर, तो ये लोग कहेंगे कि जी ये देखें ना मेंटेन नहीं हो रहा है इसलिए हमें नीलाम करना पड़ रहा है, कुछ जवाब पैदा हो सकता है उसका। उसके लिए क्या सोचा है कोई चीज़? आपकी बात बिल्कुल ठीक है अरसान भाई, हम बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है। थोड़ा मेनली ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको टीआर के बेहतर करने की जरूरत है। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम को, कराची स्टेडियम को जब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची बनाया गया तो उनके साथ जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि आपका नाम दिया जाएगा, पब्लिसिटी आपको दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, उसके अगेंस्ट आपने इतनी पेमेंट करनी है। तो क्यों सीडीए उस मॉडल के तहत, जहां पूरी दुनिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उन ग्राउंड की कुछ नाम उनको आप दे दें, प्राइवेट कंपनीज को दे दें, इस मॉडल पे क्यों नहीं जाता? मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में जहां पर वो मल्टी कंपनीज को अप्रोच करते हैं और उनकी कोलैबोरेशन से अपग्रेडेशन की जाती है, स्पेशली ग्रीनरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद के दीगर काफी ज्यादा यहाँ पर अपग्रेडेशन है जो प्राइवेट कंपनीज के साथ ये कोलैब करते हैं। तो ये स्पोर्ट्स में भी यही मॉडल अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी एक स्पेसिफिक थर्ड पार्टी को, प्राइवेट पार्टी को आप
जारादारी उसकी बना दें कि इस ग्राउंड में 10 साल के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर करे और उसके बाद वो बिल्कुल भी आम पब्लिक के लिए ओपन ना हो बल्कि क्लोज्ड एंटिटी बन जाए, वहां पर वही शामिल हो सकता है, या तो जो मेंबरशिप ले या फिर जो पेमेंट करे। बिल्कुल ठीक बात है और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप भी खुद मुबीन एक क्लब रन कर रहे हैं, आपके यहाँ भी एक प्राइवेटली कुछ शख्सियत हैं जो उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, बिल्कुल वही मॉडल जो नदीम उमर कराची में एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी हो रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपसे आपका ग्राउंड कोई छीन ले और कहे जी कि ठीक है आपने पैसे लगाए होंगे लेकिन चूंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है और आपसे ग्राउंड ले रहे हैं, ये बड़े दुख की बात होगी। आप बात करें लोगों के साथ, हो सकता है कि वहीं के लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं तो और बेहतर मेंटेन कर लें, आपके मेंटेनेंस के पैसे ज़ीरो हो जाएं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी तो की जा सकती है। जी अस्सलाम जी, देखें फिर इस चीज़ के दो पहलू हैं। मैं कहूँगा कि एक तो ग्राउंड्स जो है वो गवर्नमेंट जो बेस्ड जो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे जिनको गवर्नमेंट देखती है, और फिर कुछ प्राइवेट ग्राउंड्स हैं। अब मैं देखें अपने उन हीरोज़ की यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह भी आपने जिक्र किया, नदीम उमर साहब का जिक्र किया कि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरफ हबीब साहब ने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के फ़रोग के लिए कराची में। अब अगर हम बात करें पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, स्पेशली जहाँ पे हमारी एकेडमी स्टार्स इंटरनेशनल, मीसम क्रिकेट ग्राउंड फैसल टाउन, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा ऊपर आता हुआ ग्राउंड है और इतना माशाल्लाह आगे जाता हुआ नजर आ रहा है कि जिसमें अभी पीसीबी के जो है वो एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई हैं। उसमें जूनियर जो क्रिकेट है वो भी हुई है, अंडर 17, इवन 2 डे मैचेस, ग्रेड 2 मैचेस, 3 डे मैचेस। इन सारी चीजों का जो क्रेडिट है मेरे ख्याल से जो हमारे सोसाइटी ओनर है चौधरी अब्दुल मजीद साहब और स्पेशली जो तनवीर शाह साहब हैं, इनको जाता है कि जिन्होंने अपनी पॉकेट से जो है ये ग्राउंड में इस ग्राउंड को बनाया। और वो सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बनाए बल्कि 3-4 ग्राउंड्स इस तरह के जो है वो बनाए हैं, और बल्कि अभी मजीद इस ग्राउंड को ये जो तो बहुत एनहांस किया अच्छी जा रहा बात है। है। अगर मैं नई बिल्डिंग आपसे शेयर करूं इसके बारे में, तो उसमें इंटरनेशनल लेवल की जो फैसिलिटीज हैं वो उसके ड्रेसिंग रूम में दी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्राइवेट जो क्रिकेट लवर्स हैं और जो प्राइवेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट की फरोग के हाँ, लिए तो बड़ा ऐसे आगे लेके जा मोबिलाइज रहे हैं। किया जा सकता है, ये आपने काश मॉडल काश दिया। काश चूंकि काश अबू अस्लाम बकर ने भाई, इसको हमारे पिटीशन इदारे किया जो है। हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो भी ऐसे ग्राउंड्स बनाएं कि जहाँ पे हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो आए और खेलें और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको फरोग हासिल हो। सही लेकिन बात है अनफॉर्चुनेटली सर, मुश्किल अगर होता सीटीए जा की रहा बात है करें, मुबीन, मुश्किल होता जा रहा है। बच्चे कहाँ जाके खेलें? हर ग्राउंड के बाहर बोर्ड लग जाएगा कि पैसे दो अंदर आओ, तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो हक है, अवाम का हक है, वो भी छीना जा रहा है। अबू बकर साहब, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप पटिशनर हैं, क्या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके ये मामला हल नहीं किया जा सकता था? ये भी एक पहलू है। बिल्कुल किया जा सकता है। जब आप स्पोर्ट्स एंड कल्चर को एक रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बनाएंगे तो आप उससे कोई खिदमत नहीं कर रहे बल्कि एक बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, फैसिलिटेट करना होता है। यहाँ पर मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल इस हक में हैं कि जो ओवरहॉलिंग है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की वो की जाए, लेकिन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमसीआई को, आप उसको करें, एक्शन में लाएं। आपने उसको डिफ्यूज किया हुआ है जिसकी वजह से सीडीए पे एक सॉर्ट ऑफ बर्डन हो जाता है और उस वो बर्डन को हटाने के लिए हर चीज आउटसोर्स करने की कोशिश करती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। और चले, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का आपने जिक्र हम किया, इस पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जरूर एक वो बेड़ा उठाएंगे कि आप कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करें और लोगों को एंगेज करें। बहुत लोग हैं जो स्पोर्ट्स लवर हैं, खुद कभी स्पोर्ट्स खेलते थे, नहीं बन सके स्पोर्ट्समैन, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। तो ऐसे लोगों को इजी है कि आप मोबिलाइज करें, उनकी इन्वेस्टमेंट करवाएं और खेलों के मैदानों को आवाम के लिए खुला रखें। अब ज़रा डोमेस्टिक क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करेंगे जी। 21 बार की चैम्पियन कराची, कायदे-ए-आज़म क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमारा प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का, उससे उसको बाहर कर दिया, उसकी दोनों टीम्स को बाहर किया। अच्छा, बाहर करने का मकसद ये नहीं है कि कोई निकाल बाहर किया है, कोई पेनल्टी हुई है। उनके मुताबिक जो टॉप 8 टीम्स हैं वो उसके लिए क्वालिफाई करती हैं। कराची उसमें क्वालिफाई नहीं कर रही थी। अब ग्रेड 2 खेलेगी, क्वालिफाई करेगी, फिर आएगी। लेकिन कराची बहुत ज़्यादा मायूस है, कराची के शायकीन भी मायूस हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट भी काफ़ी मायूस हैं कि ये एकदम से सिस्टम क्यों आया, पहले से क्यों नहीं बताया। ज़रा इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अबू बकर, इस सिस्टम को कैसे देख रहे हैं? और अब तो ग्रेड 3 भी आ गई है।
देखिए साहब भी ना सिर्फ कराची बल्कि रावलपिंडी रीजन का भी यही तकरीबन सिचुएशन है कि जब टॉप 8 टीम्स का डिसीजन हुआ कि 6 टीम्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग क्वालिफाई करेंगी और उसके बाद 7वें और 8वें नंबर पे जो हनीफ मोहम्मद कप होगा उसकी जो फाइनलिस्ट टीम्स होंगी टॉप 2 वो खेलेंगी आपकी ग्रेड 1। तो अब ऐसी सिचुएशन में कराची और रावलपिंडी शायद वो वाइट टीम्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि माजी में उनके बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं और ना सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, जिन रीजन सर से 21 पाकिस्तान को बार बड़े-बड़े कायदे इंटरनेशनल आजम प्लेयर्स और ट्रॉफी साबिक जीती कप्तान है मिले हैं। अबू बकर, 21 बार कायदे आजम ट्रॉफी। एग्जैक्टली और ना सिर्फ जजम ट्रॉफी के चैंपियंस रहेंगे बल्कि यहाँ से आपको साबिक कप्तान और बड़े बड़े नेशनल प्लेयर्स आपको इस रीजन से मिलेंगे। तो ऐसे में शायद सोचने का मकाम है और साथ ही साथ इन दोनों रीजन्स की जहाँ पे आप बिल्कुल इनको ये नहीं कह सकते इनकी गलती है, क्योंकि ओवरनाइट जब आप बगैर किसी इंटीमेशन के आप पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे तो ऐसे में शायद किसी भी रीजन के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और जो 6 टीम्स ने क्वालिफाई किया है शायद वो भी ये ना समझें कि उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है तो इनमें से भी ऐसी टीम्स हो सकती हैं जो इस स्ट्रक्चर से बाहर हो जाएंगी। तो कम से कम एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया है 8 टीम्स वाला तो क्लैरिटी के साथ इस प्लान को एग्जीक्यूट करें और ओवर द पीरियड ऐसा ना हो कि अगला सीजन जब फिर आए, क्योंकि हमने देखा कि आखिरी 3 सीजन में 3 डिफरेंट मॉडल हमने अडॉप्ट किए और ट्राई किए। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट की शायद खिदमत करना मुश्किल होता जा रहा है। और आपने साथ ही साथ अपने इंट्रो में बहुत ही खूबसूरत बात की, वेस्ट इंडीज का ये हाल ओवरनाइट नहीं हुआ, वो सीरीज ऑफ एक इंसिडेंट्स है। सर एक ब्रेक लेते हैं अबू बकर, ब्रेक के बाद हम वेस्ट इंडीज को डिस्कस करते हैं और इसी को रिलेट करेंगे हमारे अपने क्रिकेटिंग सिस्टम के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अबू बकर ने ब्रेक पर जाने से पहले एक रिलेट की चीज़ हमारी कायदे आज़म ट्रॉफी को लेकर, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का डाउनफॉल हम जिस तरह वेस्ट इंडीज़ का देख रहे हैं कि 70 सालों के अंदर ये दूसरी टीम हो गई है जो सिर्फ 1 रन के मुकाबले से कम तरीन स्कोर पर आउट हो गई। इससे पहले न्यूजीलैंड थी और अब ये टीम हो गई। बड़ी अजीब बात है। अच्छा, यहाँ पर मुबीन हम ज़रा कायदे आज़म ट्रॉफी को डिस्कस करें। चलें रावलपिंडी की आप बात करते हैं। 2013-14 का एक सीज़न है जो रावलपिंडी ने कायदे आज़म ट्रॉफी का जीता था इस्लामाबाद को शिकस्त देकर। लेकिन हम कराची को अगर देखें, कराची बड़ी टीम है, उर्सुल बलाद शहर है, हैदराबाद और सांगड़ मीरपुर ख़ास यहाँ के लड़के तक वहाँ जाके खेलते हैं। जोन्स के मैचेस होते हैं, एक बड़ी टीम कलेक्ट होती है, उसमें से 2 टीम्स बनती हैं। 21 बार की वो चैम्पियन है। तो ऐसी टीम को बाहर करने के लिए क्राइटेरिया भी कोई सेटल होना चाहिए या उनको पहले से भी बता देते, क्योंकि मायूसी काफ़ी फैली है। जी असलान भाई, मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफ़ी है। देखें, सबसे पहले आपने कराची का जिक्र किया, मैं कराची से भी पहले इस सिस्टम का जिक्र करना चाहता हूँ असलान भाई। देखिए, पिछले 3 नहीं बल्कि 4 से 5 सालों में अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसपे इतना सारा चेंज हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हर साल हम एक नया स्ट्रक्चर, हर साल एक नया सिस्टम लेके आते हैं। देखें, सिर्फ अब अगर मैं आगे जाके टीम्स के बारे में जिक्र करता हूँ, लेकिन इससे सबसे जो बड़ा देखिए, उस दिन भी हमने बात की कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी बेहतरी कैसे होगी जब तक हमारे जो प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो कोचेस काम कर रहे हैं, जितना भी जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, उनको पता ही नहीं होगा कि इस दफा जो है वो स्ट्रक्चर और है, अगली दफा हो रहा है। तो कभी भी खिलाड़ी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपना माइंडसेट जो है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर साल हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बदल जाता है। एटलीस्ट किसी भी सिस्टम को 4 से 5 साल लाजमी देने चाहिए। अगर उसमें 19-20 अगर कुछ चेंज करना पड़े तो फिर बेशक कर लें, लेकिन 4-5 साल को ऐसा कानून बनाना चाहिए इस कंट्री में, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके अंदर, कि 3 से 5 साल के दरमियान सिस्टम सेम रहेगा। उसमें अगर हल्की फुल्की कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है वो नए तरीके से, नई सोच से चलता है। उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि कामरान गुलाम जैसे जो परफॉर्मर हैं, जो डोमेस्टिक में इतने रन करके 4-5 साल रन किए, अब मुझे बताएं किसी टीम में नजर नहीं आ रहे आपको। ना वो पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा है, ना वो पाकिस्तान की किसी वनडे की टीम का। वनडे में कसूर क्या था उनका? मतलब उन्होंने भी आखिरी वनडे में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने बड़े रन किए थे। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करने के लिए पहले एक सिस्टम बनाना होगा। हर साल चेंज करते हैं। फिर कराची की आपने बात की,
ये कैसा सिस्टम हमने बना दिया कि हमने लास्ट ईयर बताया ही नहीं टीम्स को कि अगले साल जो है वो रेलिगेशन होगी या सिर्फ 8 टीमें जो है फर्स्ट क्लास में जाएंगी। सबसे बड़ी जो नाइंसाफी है रीजन्स के साथ मेरे ख्याल से वो यही है कि अगर आपने ये सिस्टम चेंज भी करना था तो लास्ट ईयर आपको ये अनाउंस करना था, जिस तरह आपने आज अनाउंस किया कि 2 टीमें जो रेलीगेट होंगी वो नीचे चली जाएंगी, 2 जो नीचे से आएंगी वो ऊपर चली जाएंगी। तो ये चीज आपने पिछले साल की 18 रीजन आपने फर्स्ट क्लास खिला दिए, अब आप 8 पर ले आए और उसमें अगर आप 8 पर कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए हर टीम की अपनी एक जो है वो माइंडसेट होता है, अगर वो रेलीगेशन से बचना चाहते तो मे भी वो अपने लड़कों को चांसेस ना देते, जो नए लड़के थे वो अपने आप को डिफेंड करते और आराम से जो है वो टॉप 6 में चले जाते। अब कराची जैसी टीम जिसमें 21 जो है वो 21 मरतबा जो टाइटल जीता है उसकी टीम को ही हमने बाहर निकाल दिया फर्स्ट क्लास से। अच्छा, फिर और तो और जो चैंपियंस उसके कप बाद खत्म कर दिया। पिछली बार चैंपियन चैंपियंस कप भी कप में खत्म 50 किया। लाख रुपए के मेंटोर्स लगाए, इस बार चैंपियन कप ही खत्म कर एग्जैक्टली दिया। यही तो फुकदान है हमारे यहाँ के। अनफॉर्चुनेटली हर साल हम सिस्टम बदलते हैं, हर साल हम नया सिस्टम ले आते हैं। आपने देखे ग्रेड 3 का जिक्र किया, अरसलान भी ग्रेड 3 की पुरानी बात नहीं है। पिछले साल भी पीसीबी ने ग्रेड 3 को अनाउंस किया था लेकिन एग्जीक्यूशन में वो फेल रहे, हाँ जी, हुई नहीं। एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया। पिछले साल भी ये अनाउंस किया गया था अरसलान भाई, आप लास्ट ईयर के स्ट्रक्चर में जाके देख लें कि वहां भी पीसीबी ने कहा था ग्रेड 3 होगा, लेकिन इस मर्तबा भी लॉलीपॉप के साथ अगले साल में डाल दिया गया। तो मेरे ख्याल से अगर हम अनाउंस करते हैं चीजों को तो हमें उनको फुलफिल करना चाहिए। ओके, चैंपियंस कप बड़ी बहुत अच्छी अच्छे। चीज थी मेरे ख्याल से, अगर उसको लेके चले ही थे, अगर मेंटोर्स का इशू था या कोई और प्रॉब्लम था, हम किसी ना किसी शक्ल में कभी हम वो जिक्र करते हैं कि वो जो है वो एसोसिएशन वाली जो क्रिकेट आ गई थी 5 टीमें थी, फिर हमने कहा नहीं 5 हैं। ये अबू बकर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हम जिक्र तो कर रहे कहने हैं का सर, मकसद ये है असलान भाई, इस तरह जब सिस्टम आप बार बार बदलते रहेंगे ना तो कोई भी खिलाड़ी जो है ना आपकी वो बात से मैं अग्री माइंडसेट हूँ। सिस्टम बार बार या बदलते रहेंगे, खिलाड़ी खुद सेटल नहीं होगा उस सिस्टम के साथ, किसी को पता ही नहीं होगा कौन क्या खेल रहा है, किसने ग्रेड 1 खेलनी है, किसने ग्रेड 2 खेलनी है। पहले लड़के बड़े परेशान हैं, हसीबुल्ला के लिए अफवाहें उड़ा दी बहुत जल्दी, सोशल मीडिया ने वो बेचारे की भी थ्रेट कर दी पूरी के पूरे करियर को। वो काउंटी खेलने जा रहा है, उसका मुआहदा भाई खेलने दें काउंटी, यार काउंटी से क्या मसला है, यहाँ खिला नहीं रहे तो काउंटी खेल ले, काउंटी खेल के आएगा यहीं खेलेगा। वो उसने खुद बताया कि मैं भाई यहीं खेल रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बड़ी क्लैरिटी से। अबू बकर ज़रा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पॉसिबल है? 40 डिपार्टमेंटल गेम्स हों, 40 डिपार्टमेंट से ज़ायद उसमें हिस्सा लें और ये जो 14 टीमें हों इनमें से 2 क्वालिफाई करके ऊपर चली जाएं ग्रेड 1 में, तो ये तो बड़ा स्ट्रक्चर एक बार फिर से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। देखिए ऑन पेपर शान भाई, फॉर द सेक ऑफ जिसे कहते हैं गैलरी, बहुत सारी चीजें अनाउंस करना आसान होता है और जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस का टाइम आता है तो असल में इम्तिहान उस टाइम होता है। अब देखना ये है कि इस डोमेस्टिक सीजन का एक बड़ा ही रीफ्रेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आया। अब इस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, इन्हें ये साल हम दे देते हैं। और जिस तरह आपने जिस तरह कहा ग्रेड 1, ग्रेड 2 और नाउ विद द न्यू इंडक्शन ऑफ ग्रेड 3, अब ये डिपार्टमेंट्स को कैसे लेकर चलते हैं ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो ऐसे डिपार्टमेंट्स जो बड़ी क्रिकेट की खिदमत किया करते थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो नौकरियां भी दिया करते थे प्लेयर्स को, अभी तक तो वो उनकी बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है। तो अब देखते हैं कि दीगर छोटे डिपार्टमेंट्स भी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं सारे प्रोसेस में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये इंतहाई क्रूशल टाइम है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, स्ट्रक्चर जो है वो बम्बूस्ट कर जाए कि जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। उसका रीजन ये है कि हम बार बार कह रहे हैं, वेस्ट इंडीज के एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिस मुल्क में भी डोमेस्टिक आपका स्ट्रक्चर तगड़ा नहीं होगा, कमजोर होगा, तो उसके नताइज दूरत आपको नजर आएंगे। आपकी हॉकी की गेम आपके सामने है। पाकिस्तान चैंपियंस द चैंपियन हुआ करता था, वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन जो ही मॉडर्न डे हॉकी आई उसके बाद हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट था वो उसके अकॉर्डिंगली डील नहीं कर सका, तो इंटरनेशनल अरीना से हम बाहर हो गए। उसी तरह जो 2010 से पहले की क्रिकेट है और 2010 के बाद की क्रिकेट, और बिलखुसूस ये जो 2022-23 के बाद की मॉडर्न डे क्रिकेट है जिसमें टेस्ट क्रिकेट भी इतना फास्ट हो गया है, ऐसी गेम को कम्पीट करने के लिए आपको बहुत ही क्वालिटेटिव किस्म का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चाहिए। हम क्वांटिटी पे हमें बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए कि 40 मैचेज हैं, 30 मैचेज हैं, 20 मैचेज हैं या इतनी टीम्स हैं। एटलीस्ट हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करें कि जो थोड़े मैचेस हों वो इस लेवल के हों कि वहां से आपकी प्रोडक्ट
इंटरनेशनल लेवल को कॉन्टेस्ट करने के काबिल हो। अगर आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ आई वॉश या फिर सिर्फ एक गुजारा करना है कि यार ये वाला इवेंट भी करा लिया, जिस तरह आपने चैंपियंस कप की बात की, भारी भरकम पैसों के इवज हमने मेंटोर्स भर्ती की और उसके बाद साइडलाइन कर दिए, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी हैं तो अब हम उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुधारनी होंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनका जो ओरिजिनल विजन है अगर वो उन्होंने लागू करना है तो उसके लिए वो टीम चाहिए होगी जो उनको सही सिमत में और सही मशरू के साथ चला सके। अबू बकर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुबीन ने भी पूरे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सर ये बताएं, हम रोज़ सुबह उठें और एक क्रिकेट का नया फॉर्मेट आ जाए, स्ट्रक्चर ही पूरा तब्दील हो जाए नीचे ऊपर से, तो खिलाड़ी खुद सेटल नहीं होता। इंतज़ामिया को इंतज़ामात करने में ही 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, समझ नहीं आता। फिर उसके बाद पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स आप देख लें, वो अजीब तरीके से आमने सामने होते। अब जैसे हम ग्रेड 2 की बात कर रहे थे, हमने पिछली बार भी देखा कि जी ओवर्स में भी तब्दीली कर दी, ओवर्स और सेशंस में भी तब्दीली कर दी। लोगों ने कहा जी ये तो बस भर्ती के ओवर्स और सेशन कर दिए। अब हर साल एक नया अगर फॉर्मेट आएगा तो क्या अबू बकर इस पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉम्पीट, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, इनके साथ कॉम्पिटिशन कर पाएगी? भाई 100 साल से वहां पर अपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र छेड़ दिया, साउथ अफ्रीका विजिट करने का इत्तेफाक हुआ, श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ। जिस भी मुल्क में स्कूल क्रिकेट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट मौजूद है या कोई भी गेम मौजूद है, आप उसको वक्ती तौर पे तो उस गेम से आउट कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर आपको ब्राइट नजर आएगा। अगर हमने पॉजिटिव एंगल ही देखना है तो अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ ही देख लें। उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ के कल्चर के मुताबिक है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें जरूरी नहीं है कि सीना कंट्रीज के स्ट्रक्चर को फॉलो करें, क्योंकि वहां पर जो एथलीट्स की फिटनेस है या जहां पर स्पोर्ट्स का कल्चर है वो हमारे से इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन कम अज कम आप अपने पड़ोसी मुल्क का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली हम बहुत करीब हैं। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे एथलीट का जो एनवायरनमेंट है और साउथ एशियन एक कल्चर है वो बहुत करीब है, तो आप उसको अडॉप्ट जरूर करें क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। यहां पर आपके पड़ोसी मुल्क में जो कॉलेज की टीम भी है, कॉलेज की क्रिकेट भी है, वहां पर भी 1 डे क्रिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 और 4 डेज की क्रिकेट खेली जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब वो सेना कंट्रीज में जाते हैं तो एटलीस्ट जीतते भी हैं, अगर जीते ना भी तो अगली टीम को टफ कंपटीशन जरूर देते हैं। तो इस चीज को हमने देखना होगा। और आप जरा वेस्ट इंडीज का जिक्र कर रहे थे अबू बकर, पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा दे। अबू बकर वेस्ट इंडीज का जिक्र कर रहे थे, करें फिर मैं जरा इस पर मुबीन से भी बात करूंगा। अच्छा चले एक ब्रेक के बाद हम जरा इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के जो 25 का पूल की जिक्र हो रहा है वो, और सीनियर प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होगा, क्या वाइट बॉल में इनकी जगह होगी, क्योंकि जिस तरह से टीम की अनाउंसमेंट हुई वहाँ पर जवाबात सही नहीं दिए गए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर सवालात उठाए कि टेक्निकल लोग आए नहीं हैं और बोर्ड के ब्यूरोक्रेसी आकर अब टीम अनाउंस कर रही है, सवाल जवाब भी महदूद हो गए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुबीन, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बड़ा लंबा चौड़ा, वेस्ट इंडीज़ को थोड़ी सी बात करें। वेस्ट इंडीज़ का स्ट्रक्चर भी धड़ाम से गिरा है और आपने देखा कि अब उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ा। ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, सारे बड़े बड़े अजीम खिलाड़ियों को बुला लिया उन्होंने कि जी आए बैठें। आज बड़ा हंगामी इजलास भी हुआ, अभी इसके बड़े सेशन करेंगे। अब उस स्ट्रक्चर को खड़े होते होते भी मेरा ख्याल है 8-10 साल लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर जिस पर काम हम अपना खड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो बेहतरीन चल रहा है उसको ख़राब करने पर तुल गए। ठीक है ना अरसलान भाई, देखें जो वेस्ट इंडीज़ की हम अब बात कर रहे हैं, देखिए वेस्ट इंडीज़ में हमें एक एग्जांपल लेनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ में T20 जो क्रिकेट है ना उसको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया रहता है। और वहाँ पे अगर देखें तो CPL भी हो रही है, वो ग्लोबल लीग भी हो रही है, और मेरे ख्याल में जो CPL की हिस्ट्री है शायद वो PSL से भी पुरानी है। लेकिन उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है ना बाकी, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शायद हम भी उस तरफ चल पड़े हैं कि हमने भी T20 क्रिकेट और सिर्फ PSL तक अपने आप को महदूद कर लिया। शायद इस वजह से भी कि जो PSL है वो हमारे लिए बड़े बड़े ब्रांड्स को ले आता है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को ले आता है, और डोमेस्टिक में शायद हमें उस तरह के जो स्पॉन्सर्स है वो नजर नहीं आते या उस तरह स्पॉन्सरशिप हमें मिलती नहीं है। हालांकि PCB ने कोशिश भी की है कि जो रेड बॉल क्रिकेट है उसको भी टेलीकास्ट कर करके और उसमें कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो लाए जाएं। तो मेरे ख्याल से जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे अरसलान भाई अपने पाकिस्तान को, तब तक कभी भी हम, सिंपल बात है मुबीन, 4 डे क्रिकेट को रिस्पेक्ट करना होगा भाई। T20 क्रिकेट तो हो ही जाएगी। 4 डे क्रिकेट वो क्रिकेट है जो आपको लॉन्ग टर्म में आगे जाके हमें अच्छे खिलाड़ी देगी। अगर T20 की हम बात करते हैं 1-2 ओवर की हद तक तो ठीक है कि 1-2 ओवर की हद तक हम कर लेते हैं जाके,
लेकिन जब हम बात करते हैं, देखिए, रिवर्स स्विंग करने की, हम बात करते हैं रेड बॉल में डिसिप्लिन बॉलिंग की, रेड बॉल तो हम खेल ही नहीं रहे ना। हमने तो वेस्ट इंडीज को भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपने T20 हमें खिला दें, वनडे खत्म कर दें। तो टेस्ट मैचेस तो हम वैसे भी नहीं खेल रहे। तो इंडिया क्या बेवकूफ है जो वहां पे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहा है? इंडियन टीम टेस्ट सीरीज खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेल रही है। तो मेरे ख्याल से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो है वो क्या वेस्ट इंडीज को कॉपी करेंगे, या वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट जिस जगह तक पहुंच चुकी है, अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो भी वहां जाके खड़ी हो जाए। और उसमें एक और चीज, जितने भी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स थे उनमें देखिए जो बड़े बड़े नाम थे वो बहुत जल्दी अपनी टीमों से निकल के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट थी, जो लीग क्रिकेट थी, उसकी तरफ चले गए। और वेस्ट इंडीज का जो है ना वो पीछे से बेड़ा गर्क हो गया। तो हमें भी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी है हमारे खिलाड़ियों के लिए, वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम इस पे काम ना कर सके और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत ना कर सके, और हम बार बार चेंजेस कर करके अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल खोखला कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा सब ये 8 टीमें भी चलानी है तो कोई बात नहीं, आप 8 टीमें चलाएं, लेकिन हम इसको 5 साल लेके चलें। सही जो भी बात है है। इसको लंबा लेके, ताकि टीमों को पता हो, खिलाड़ियों को पता हो कि जो हमारा माइंड सेट है, हमने अपना माइंड सेट कैसे बनाना है, हमने कैसे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, कैसे हमने जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इन 8 टीमों में अपनी जगह बनानी है, हमने जो बाकी रीजन हैं कैसे उनको ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में लेके जाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो पूरे साल में ये बहुत ज़रूरी खिलाड़ी है। अब आएंगे ज़रा पाकिस्तान टीम पर। सर, पाकिस्तान टीम, अभी आपकी टीम पहुंच गई बांग्लादेश। अबू बकर साहब, 25 लड़कों का पूल कह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। सलमान अली आगा के जी फाइनल हो गया है। अच्छा, जब टीम अनाउंसमेंट हुई तो उस पर बड़े सवालात खड़े हुए कि उसमें भी जवाब सही से नहीं मिल सके। कुछ प्लेयर जो T20 के टॉप प्लेयर्स हैं उनको कहा गया ये तो खेलते ही वनडे हैं, हालांकि वो वनडे के प्लेयर तो हैं ही हैं, T20 भी खेलते थे। अब ये जो सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड कप के लिए, ये देखेंगे, या फिर हम एक नई टीम जो अभी तैयार कर रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज़ से वनडे भी ख़त्म करेंगे और T20 ज़्यादा ले लेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ ही यही हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं और ये 25 लड़कों का पूल क्या होगा? असलाम भाई, आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी को छोड़ करके इससे पहले जितने भी हमने फॉरेन कोचेज लाए, ज्यादातर जो ही वो आते थे बड़े पैशन के साथ, प्लान के साथ आते थे, लेकिन जब वो यहाँ का कल्चर देखते थे और जल्दी सीख जाते थे कि यार यहाँ पे जिसके पास पावर है, अगर उसकी बात के साथ हाँ मिलाई जाए तो मेरा टेन्योर जो है लंबा होता जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई भी सिलेक्शन अच्छी है, गलत है, कप्तान को है, कौन है, नहीं है, तो वो काफी लंबा अरसा गुजार देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज फेमस कि वो बहुत अच्छी हैंडसम किस्म की सैलरी एंड पैकेजेस देती है फॉरेन कोचेस को। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि माइक हसन जब आए हैं तो वो एक अपनी प्लानिंग के साथ, एक अपनी सोच के साथ आए, और हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस और जो उन्होंने बैक टू बैक टाइटल्स जीते उनकी बेस के ऊपर पिक किया इनको कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी उसी डगर में लेकर जाएंगे जिस तरह उन्होंने सीक्वेंस के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को बार बार जितवाया। लेकिन साथ ही साथ ये भूल गए शायद माइक हसन भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक प्राइवेट एंटिटी है, वो एक लीग की टीम है, और यहाँ पर जब आप नेशनल टीम में आते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, चारों सिमत से आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और आपको ना सिर्फ लोगों का, सोशल मीडिया का, पीसीबी के अपने मीडिया का, हायर अप्स का, और उसके साथ साथ प्लेयर्स का, एक्स प्लेयर्स का प्रेशर भी बर्दाश्त करना होता है, और इन सारी चीजों को सामने रख के एक टीम बनानी होती है। आपका एक प्लेयर ऐसा है जो आइकॉन प्लेयर के तौर पे जाना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, एशिया के लिए, बल्कि आईसीसी के लिए भी। तो ओवरनाइट जब आप उसको टीम से निकाल के बाहर फेंक देते हैं तो आपके जूनियर प्लेयर्स किसको देखेंगे कि जिसकी परफॉर्मेंस या जिसके स्टारडम को देख के वो क्रिकेट में आने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पाकिस्तान की पूरी टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हमारे जो यंग हैं, हमारे जो टीनेजर्स हैं या फिर जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो फोकस करके बताएं कि यार ये हमारा ड्रीम प्लेयर है, या जिसे कहते हैं आइडियल प्लेयर है, और उसको देख के हमने टीम में जाना है। जो थोड़ा बहुत बाबर आजम था, रिजवान था, शाहीन था, वो दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट से आप उनको दूर करते हुए जा रहे हैं। ये वही तीनों प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा अगर पहले चले जाएं तो इनके बगैर टीम को बनाना मुश्किल हो जाता था। अब ओवरनाइट चीजें जब भी आप करते हैं, चाहे वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, इसे एक्सट्रीमिज्म भी आप कह सकते हैं, तो वो शायद उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते। अभी हम गुजारा इसलिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश जा रहे हैं। द मोमेंट आप किसी तगड़ी टीम के साथ खेलेंगे, हायर रैंक वाली टीम के साथ खेलेंगे, तो आपको लग पता जाना है कि इतना आसान नहीं होता। एट सम एक्सटेंट यू हैव टू अप्लाई एक्सपीरियंस रुकीज एज वेल, और ये जो सीनियर्स का और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन है ये तभी काबिल हो सकता है कि राइट बैलेंस आप बनाएं। अगर तो आपके पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद हैं, मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं कि सिर्फ
फॉर द सेक ऑफ बड़े नाम जो है आप टीम में शामिल करें। अगर आपके पास बैलेंस मौजूद है, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन तगड़ा बन रहा है, तो इक्वलेंट टैलेंट मौजूद है, इक्वलेंट कैपेसिटी मौजूद है, तो फिर तो आप लाजमी करें। अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मुबीन शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।